प्रॉब्लम बनाया। तो रिसर्च प्रॉब्लम बनाने के बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट फेज होती है कि आपने रिसर्च प्रॉब्लम तो बना लिया, लेकिन अब करना क्या है। तो आप उसको उस प्रॉब्लम से क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। तो आप इसके लिए जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल में आप, चल मैं आर्टिकल को ही मैं बना लेता हूँ साथ, कि आर्टिकल का आपने एक गैप निकाल कर टॉपिक बनाया है और उस टॉपिक में आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, बड़ा स्पेसिफिक प्रॉब्लम, रेलिवेंट, सिग्निफिकेंट। तो अब उस प्रॉब्लम को मजीद समझने के लिए आपको उसे ब्रेक डाउन करना होगा, उसको तोड़ना होगा इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ताकि आप उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, उसके ऊपर काम कर सकें डिफरेंट एंगल से। तो उन्हें ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। मेरा ख्याल है कि आप में से अक्सर लोग, कुछ लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आप में से किसी को आइडिया है इसका? एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, क्या डिफरेंस है इसमें? किसी को आइडिया है? कि एम्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सर मेरे ख्याल में एम्स जो है ना वो एक रास्ता होता है, गोल्स वो हमें कैसे उस रास्ते में जाना है, और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उस रास्ते से हमें क्या मिलेगा। हाँ, किसी हद तक आपका तस्वुर ठीक है, बिल्कुल ठीक है औरंगजेब साहब। के एम्स होते हैं बहुत ब्रॉडर, एम ऑफ लाइफ जैसे होता है ना। तो जो एम्स होते हैं वो चेजेबल होते हैं लेकिन अचीवेबल नहीं होते। अगर आपका मकसद है एक अच्छी जिंदगी, हैप्पी लाइफ, तो ये आपका एम ऑफ लाइफ है। फिर आप सोचेंगे कि हैप्पी लाइफ को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि मैं हैप्पी लाइफ को तालीम के ज़रिए से हासिल कर सकता हूँ, अच्छी तालीम लूँगा तो मैं अच्छी लाइफ की, हैप्पी लाइफ की तरफ चला जाऊँगा। तो तालीम आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सॉरी गोल बन जाएगा। तो गोल लेके जाते हैं आपको एम्स की तरफ। और फिर जो गोल्स होते हैं, जब आपने तालीम को गोल बना लिया तो फिर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, मैं एजुकेशन कौन सी लूँ, क्या मैं साइंसेस की तरफ जाऊँ, क्या मैं सोशल साइंसेस की तरफ जाऊँ। तो यहाँ आपका आपने फैसला करना है कि मैं साइंसेस की तरफ जाता हूँ। तो इसका, तो आपका जो एक जनरल ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया कि एजुकेशन में सोशल साइंस की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो फिर आपने जनरल जब साइंस की तरफ चले गए तो फिर आपके सामने बहुत सारे रास्ते आ गए कि साइंसेज में भी तो बहुत सारे रास्ते हैं। तो आपने कहा, सोचा कि मेरी डोमेन जो है वो फिजिक्स है, मैं फिजिक्स में आगे जाना चाहता हूँ। तो आपने अब अपने ऑब्जेक्टिव को जनरल से, साइंसेज से फिजिक्स में जब लाए तो वो स्पेसिफिक कर दिया आपने। तो जब वो स्पेसिफिक हो गया तो फिजिक्स के हवाले से फिर आपका ऑब्जेक्टिव तय हो गया कि फिजिक्स में मैंने अपनी एजुकेशन को आगे लेके जाना है। और फिजिक्स फिर इसके लिए मिशन स्टेटमेंट होगी कि मैं फिजिक्स में कैसे लेके जाऊंगा आगे। तो ये आपने उसका ऑपरेशनल साइड आ गई, मिशन स्टेटमेंट। तो वो भी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है कि मैं बाय मींस ऑफ जो एजुकेशन है कि वो मैं फॉरेन से हासिल करूँ, फॉरेन में कौन से इदारे से हासिल करूंगा, फलां इदारे से हासिल करूंगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपके और क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये इंसान को जब अपनी अपनी जो छोटी सी जिंदगी है, हमें से प्लान करना चाहिए एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में, और इसकी स्ट्रेटेजी को मिशन स्टेटमेंट के सूरत में करना चाहिए। हम सब कुछ प्लान करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी की पूरी जिंदगी को प्लान नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि शायद पता नहीं अगले लम्हे क्या हो जाए। वो हजरत अली का कौल है कि जब दीन का काम करो तो ऐसे करो जैसे अगले लम्हे ही तुमने इस दुनिया से चले जाना है, और अगर दुनिया का काम करो तो ऐसे करो कि जैसे 100 साल का रहना है। मुझे बड़ी प्रैक्टिकल नजर आई हमेशा ये उनकी बात जो है ना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की। तो ये गोल्स को मैंने जनरली आपसे डिस्कस किया। अब हम अपने इसके साथ देखते हैं कि जो हमारे पास एक असाइनमेंट है, इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम के बाद, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम के बाद उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक गोल्स, इसको स्पेसिफिक गोल्स कह सकते हैं। अ स्टडी एम्स टू अचीव, जो आपकी स्टडी अचीव करना चाहती है गोल्स को। मैंने बताया एम्स अचीवेबल नहीं होते, गोल्स अचीवेबल होते हैं। तो गोल्स को मजीद देखते हैं आगे। दे ब्रेक डाउन द मेन रिसर्च प्रॉब्लम, जो मेन रिसर्च प्रॉब्लम है वो हम उसे छोटा थोड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। देखें, आप जो स्टडी आपने, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आपने तालीम यकदम तो नहीं आपने मास्टर्स कर लिया, आपने उसे ब्रेक डाउन किया ना। फर्स्ट
यानी 1 क्लास से लेकर 10 तक, फिर उसके बाद 12 तक, फिर उसके बाद BS पूरी 4 इयर्स, तो आपने ब्रेक डाउन किया उसको। तो हम अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को भी इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं। A research problem tells us what is wrong or missing। तो रिसर्च प्रॉब्लम्स पहले हमें बता देता है कि कौन सी चीज गलत हो रही है या कौन सी मिसिंग है, गैप, या हम पीछे पड़ा है। जबकि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स टेल अस व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। अब उस प्रॉब्लम में से, उस रॉन्ग में से, उस मिसिंग में से हमने तलाश क्या करना है, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमें बताते हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जब हम तय करते हैं तो उसकी जो खूबियां हैं उसमें से ये है कि सबसे पहले क्लैरिटी आपको मिलती है। प्रोवाइड क्लैरिटी एंड फोकस फॉर द स्टडी, दो चीजें। अब क्लैरिटी चाहिए, रिसर्च का काम ही क्लैरिटी लेना होता है। इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी से, इम्बिग्विटी से, इबहम से आप एक सर्टेनिटी की तरफ जाते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर बाद में जब आप रिसर्च डिजाइन बनाएंगे कि किस तरह से हमने पूरी स्टडी को लेकर चलना है, उसे रिसर्च डिजाइन कहते हैं, तो उसके लिए भी काम आएंगे। फिर जब आप डाटा कलेक्शन करेंगे तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव की रोशनी में करेंगे। और फिर जब आगे जाके जो डाटा मिल जाएगा उस डाटा से एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालेंगे, फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन निकालेंगे, तब भी आपको ये फायदा देगा, यानी एनालिसिस में। तो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको आपको क्लैरिटी देते हैं, आपको फोकस देते हैं, आपके रिसर्च डिजाइन में आपकी मदद करते हैं, डाटा कलेक्शन में मदद करते हैं, और जो कुछ हासिल किया होता है उसको उसको एनालाइज करके एक मीनिंगफुल आउटकम निकालने में मदद देते हैं। और ट्रैक पे आप रहेंगे और इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन से बचेंगे। देखिए, रिसर्च है ही ट्रैक पे रहना, इररेलीवेंट से बचना। हम आहिस्ता आहिस्ता इररेलीवेंट चीजों को अलग करते जा रहे हैं अपने रास्ते से। तो ये मुझे लाइन हमेशा पसंद आई है कि हम इररेलीवेंट चीजों से जान छुड़ाते जाएं, तो वो जो है रेलिवेंट की तरफ रहेंगे हम। एक शख्स बनाता था पत्थर के शेर, यानी ये जो लाइन, उसका बेटा देखता रहता था। तो उसने कहा, बाबा आप जो है पत्थर से आप शेर कैसे बना लेते हैं? वो कहता, बेटा मैं पत्थर से शेर नहीं बनाता, शेर पत्थर के अंदर ही होता है, मैं बस उसके पर्दे हटा देता हूँ। तो कमाल जवाब था उसका कि मैं वो इरेलीवेंट सारा जो मटेरियल उसके गिर्द लगा हुआ है, मैं जब उतारता हूँ तो शेयर निकल आता है बाहर। तो रिसर्च में भी इरेलीवेंट से बचना होता है। तो जब आप इरेलीवेंट से बच जाएंगे तो आप रेलिवेंट हो जाएंगे। और कम्युनिकेट टू द रीडर्स व्हाट द स्टडी इंटेंड्स टू अचीव। और पढ़ने वाले को पता चल जाता है ऑब्जेक्टिव देख के कि आप क्या अचीव करने जा रहे हैं। तो ये कुछ जर्नल सी बैकग्राउंड डिस्कशन थी कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि व्हाट टू फाइंड, क्या तलाश करना है। और ये हमें फायदा देते हैं, क्लैरिटी देते हैं, फोकस देते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाने में मदद देते हैं, डाटा कलेक्शन में मदद देते हैं, और एनालिसिस में मदद देते हैं। और ये हमें इरेलीवेंट से बचा लेते हैं। शुरू में बात की कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जो ब्रॉड एम होगा हम उसे कह सकते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। स्टेट द ओवरऑल पर्पस ऑफ द स्टडी। जब आप ओवरऑल पर्पस बताते हैं, एग्जांपल टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे सोशल मीडिया के असरात। अब ये जो सोशल मीडिया है आजकल, ये एक काफ़ी एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें स्टूडेंट मगन होके लॉन्ग टर्म स्टडी से दूर होते जा रहे हैं। हम भी देख रहे होते हैं। मैं बच्चों को, जो मेरे लिए चैलेंज होता है कि बच्चा कहता है फटाफट लेक्चर हो जाए, और वो सब्र नहीं कर सक रहा होता एंड तक, और जितनी जल्दी वो कहते हैं लेक्चर खत्म हो जाए। तो मैंने उसको फनी इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि बच्चा पढ़े। उसकी वजह क्या है कि बच्चा फ्लीटिंग मेमोरी की तरफ चला गया, कि जल्दी जल्दी मंजर बदल जाए। और जबकि स्टडी एक रेगुलस काम होता है और एजुकेशन रेगुलस काम है। तो टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये आप सोशल मीडिया पर इम्पैक्ट देख सकते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ की हालत क्या है उसकी। कुछ कह रहे हैं आप? खत्म थियण वारो। जी जी, कुछ है बात? जी नहीं सर, कुछ नहीं है, कैरी ऑन सर प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ 2 स्लाइड्स रह गई हैं। मैं बस कैरी ऑफ करूंगा इंशाल्लाह। तो 2 स्लाइड्स बस, 2 टॉपिक हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ कि हम 15 दिन में सारा कुछ देख लें। और आप ज़रा साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ताला आपको
बहुत फायदा मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जहन में एक होलिस्टिक अप्रोच बन जाए, क्योंकि पूरे प्रोसेस आपके जहन में नक्श हो जाएगा तो आपकी रिसर्च के लिए आसानी बहुत हो जाएगी हमेशा के लिए, ये नहीं कि सिर्फ इस टाइम फ्रेम के लिए। और और इसमें बहुत फायदा है। आज मुझे स्टूडेंट बता रहा था कि उसने $4000 की जो है एक स्कॉलरशिप विन की है, सिर्फ इस वजह से कि उसने अच्छी प्रपोजल लिख के भेजी थी। और वो कहता है ये $50,000 तक आप ले सकते हैं एक आर्टिकल से, अगर आप सही जगह पर हिट करना सीख जाएं। तो मैं उस बच्चे का इंटरव्यू आज मैं करता रह गया पर। तो आप देखें इसका फायदा क्या है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, पहले तो आप ब्रॉड एम के मैंने इम्पैक्ट देखना है सोशल मीडिया का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे और उनकी जहनी हालत पे, जहनी सेहत पे। तो फिर अब जब आपने पर्पज एक जनरल बना लिया तो उसको ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाने हैं, तो आपने इसको ब्रेक डाउन करना है स्मॉलर में। मसलन सबसे पहले आप इसे ब्रेक करेंगे टू आइडेंटिफाई मोस्ट कॉमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आप कहेंगे कि मैंने इसमें वो देखना है कि वो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो ज्यादा स्टूडेंट यूज करते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो वो कौन से हो सकते हैं? स्टूडेंट ज्यादातर टिकटॉक यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट ज्यादातर इंस्टाग्राम और एक्स भी यूज कर रहे हैं। एक्स मैंने कम ही देखा स्टूडेंट्स को यूज करते हुए, तो जिसमें एंटरटेनमेंट ज्यादा, वो वाले ज्यादा यूज करते हैं। तो एक तो ये समझ आ गई कि जो सोशल मीडिया का ऊपर मैंने जिक्र किया, पहले मैंने इसको समझना कि सोशल मीडिया में मैंने वो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो ज्यादा यूज होते हैं। दूसरा है टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया एंड स्ट्रेस लेवल। मेंटल हेल्थ का ताल्लुक स्ट्रेस से होता है, तो हमने देखना ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर कितना टाइम लगाता है, जैसे स्क्रीन टाइम कहते हैं आप, और उस टाइम का असर स्ट्रेस लेवल पे क्या होता है। और आजकल बच्चे कहते हैं हम स्ट्रेस में हैं, ग्रेट स्ट्रेस में हैं। टू एनालाइज वेदर सोशल मीडिया यूजेज अफेक्ट स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। और जब ये स्ट्रेस में स्टूडेंट आ जाएगा तो हमने उसकी मेंटल हेल्थ को देखना है, तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा कि एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है तो इसका मतलब मेंटल हेल्थ ठीक है, अगर उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो हमने इस जनरल ऑब्जेक्टिव को 3 छोटे ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेकअप करके अपनी रिसर्च की बुनियाद रख दी ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो इस तरह से हम स्मॉलर यूनिट्स में ऑब्जेक्टिव्स को लेके जाते हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा याद रखें स्मार्ट का असूल। स्मार्ट से मुराद ये है कि एस से मुराद है स्पेसिफिक हो, क्लियर एंड वेल डिफाइंड। एम से मुराद है कि ऐसा ऑब्जेक्टिव जो मेजरेबल हो, जिसको आप मेजर कर सकें, जिसके ऊपर जो क्वांटिफाई किया जा सके, या जिसके ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया जा सके। अचीवेबल, और वो इतना रियलिस्टिक हो कि उसको आप अचीव कर सकें, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, टाइम कितना है। रेलिवेंट, और वो रिसर्च प्रॉब्लम से आपके ऑब्जेक्टिव रेलिवेंट हो। आर से मुराद टाइम बाउंड, और जो रिसर्च होती है ये टाइम बाउंड होती है, ये ओपन एंडेड नहीं होती। अगर आपने आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए आपको 3 महीने चाहिए, आपने रिसर्च थीसिस लिखना है एमफिल का तो आपको 1 साल चाहिए, आपने पीएचडी का लिखना है तो 3 साल चाहिए, क्योंकि वर्ड काउंट ज्यादा होता जाएगा और उसकी जो क्राइटेरिया वो भी ज्यादा होता जाएगा। तो आखिर में मैं कहूँगा कि ये रिसर्च प्रॉब्लम मैंने एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल आप एक दफा देख लीजिएगा। जिस तरह से मैंने वो आपको ये एग्जांपल दी है, इस तरह से ये वाली तो इस तरह से आपके पास ये 2 एग्जांपल्स और हैं, ये आप देख लेंगे। ठीक है, और वर्कशीट पर भी आपको ये एग्जांपल मिल जाएंगी। मैं इसकी रिवीजन कर देता हूँ सिर्फ। रिसर्च ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जो जिसके जरिए जिनको हम हासिल करना चाहते हैं, और ये मेन रिसर्च प्रॉब्लम को इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं कि इनको मैनेज किया जा सकता है। इसमें जैसे रिसर्च प्रॉब्लम हमें बताती है कि व्हाट इज रॉन्ग, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं व्हाट टू फाइंड आउट, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है। ये रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लैरिटी देते हैं, फोकस देते हैं अपनी स्टडी पे, हमें अपना रिसर्च डिजाइन बनाने में मदद देते हैं, डाटा कलेक्शन करने में मदद देते हैं, एनालिसिस करने में मदद देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से बचा देते हैं। और ये 2 किस्म के होते हैं टाइप्स में। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ये पर्पस, ओवरऑल पर्पस ऑफ द स्टडी होता है, और उसको हम फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में जब ब्रेक डाउन करते हैं तो वो एग्जैक्ट हमारे सामने ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। एक बात बताना भूल गया, ऑब्जेक्टिव को हमेशा आपने टू से शुरू करना है। टू आइडेंटिफाई, टू मेजर, टू एनालाइज, टू इवेल्युएट, टू एग्जामिन। तो आप बहुत सारे एक रेंज ऑफ वर्ड्स होती है, वो आप एक दफा याद कर लें तो आप उसको बनाने में आसानी होती है। तो ये टू से शुरू होते हैं, और ये जो है स्मार्ट के असूल पर बनाए जाने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। तो ये आपके सामने आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ।
तो कोई सवाल है तो मुझे आपके सवाल के लिए हाजिर हूँ, और मैं ये इस दोनों की वर्कशीट आपको शेयर कर दूंगा। और आप जो है वो मुझे जो पहले वाला जो काम दिया उसकी भी आप शेयर कीजिए, मैं ताकि अंदाजा हो कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। थैंक यू, ओवर टू यू। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर सर काइंडली मुझे थोड़ा सा एक रिलेशन बता दीजिएगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन में। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें हम फर्स्ट वी हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव और उसमें से क्वेश्चन लेते हैं, बिकॉज नॉर्मली ये बड़ी एक डिबेटेबल रहता है हमेशा कि जितने आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए उन्हीं को आप चेंज कर लें क्वेश्चंस के अंदर, या वाइस वर्सा। तो इसका इनका आपस में जो रिलेशन है सर उसको काइंडली थोड़ा सा एलेबोरेट कर। हाँ जी, अब इट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च, नेचर ऑफ रिसर्च के। अगर आप किस लेवल की रिसर्च कर रहे हैं, आर्टिकल लिखना है, या आपने एमफिल का थीसिस लिखना है, या आपने जो है वो एक पीएचडी का थीसिस लिखना है, तो फिर इसकी तादाद कमोबेश की जा सकती है। लेकिन ज्यादातर जो स्कॉलर्स जो हैं उनको चाहिए कि वो स्टडी की नेचर को समझते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को तय करें। पहली तो बात है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएं तो एक ऑब्जेक्टिव के 2 सवाल भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। मैं आपको एक टेम्पलेट शेयर करूंगा जिसमें हम जब क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को के साथ हम कितने क्वेश्चंस आगे बना सकते हैं, वो मैं आपको टेम्पलेट शेयर जरूर करूंगा। और उससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो रिसर्च क्वेश्चन की डोमेन है वो ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादा होती है। ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं किए करने चाहिए, लेकिन आप उन ऑब्जेक्टिव्स को रिसर्चेबल रिसर्च क्वेश्चंस में बना सकते हैं, और 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव का। जितने ज्यादा सवाल और एंगल बनाते जाएंगे फिर आपकी रिसर्च भी उतनी एक्सटेंसिव होती जाएगी। तो कोशिश की जानी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव से, अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव तक है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट की कैपेसिटी भी होती है, तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव्स के जितने ही बना लो, इन ऑब्जेक्टिव्स को ही निकाल लो रिसर्च क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट फिर इतना कर लेते हैं। तो मैं 5 ऑब्जेक्टिव्स देता हूँ ज्यादा से ज्यादा एमफिल में किसी भी टॉपिक को, ताकि मैनेज किया जा सके उसको, और पीएचडी में ज्यादा किए जा सकते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं और ज्यादा करने भी चाहिए, ताकि आप अच्छे उसको वो करें आप, यानी एक्सटेंसिव रिसर्च आपकी हो, लेकिन इतनी भी ना करें कि आपसे मैनेज ना हो, आपसे हैंडल भी ना हो। जी जी, एनीथिंग एल्स गफार साहब? अच्छा, अगर किसी का नहीं सवाल। सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया। जी। मैं आपको वो शेयर करूंगा, जब वो आप टेम्पलेट देखेंगे ना तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और ये आप पर है कि आप कितने ज्यादा रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से निकालते हैं। बस ये मेरी जो बेसिक जो फ्रेमवर्क था वो मैंने आपको बता दिया। इसको ज्यादा ना करें तो अच्छा होता है, और रिसर्च के मुताबिक ही करें कि जिस लेवल की रिसर्च है उस लेवल के मुताबिक। जी ठीक हो गया सर। एनीबॉडी एल्स? अ, सर इसको हम एंड करें, अगर किसी का सवाल नहीं है तो बस। चलें चलें, ठीक हो गया। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। और कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। नहीं, अनंत आ गए। तुम भले ही आना, बस तुम आज सुस्ती